Very good morning to all. Myself Ajay Singh Solanki, faculty सोशल साइंस रेजोनेंस। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर हमारा स्टार्ट कर दिया था। चैप्टर का नाम क्या था? ट्राइब्स एंड नोमैड्स। उसी चैप्टर का कुछ पार्ट हमारा जो रिमेनिंग था वो हम आज का हमारा जो लेक्चर 2 है उसके अंदर कवर करेंगे। तो चलिए हमारा जो रिमेनिंग पार्ट है उसको आज कंप्लीट करते हैं। द चेंजिंग सोसाइटी, ठीक है। इससे पहले हमने नोमैड्स के बारे में पढ़ा था, किस तरीके से अलग अलग हमारी इंडिया के अंदर जो अलग अलग ट्राइब्स हैं जो अलग अलग पार्ट के अंदर रहती हैं वो हमने एक मैप के तरह मैप के थ्रू समझने की कोशिश करी थी लास्ट क्लास के अंदर। अगर हम कुछ थोड़ा सा रिकॉल करें पहले, आज हम उसके आगे का जो पार्ट है उसको स्टार्ट करते हैं। तो चालू करते हैं अपना पहला टॉपिक, द चेंजिंग सोसाइटी। द न्यू कास्ट एंड हियरार्चीज एज द इकोनॉमी एंड द नीड्स ऑफ द सोसाइटी ग्रू, पीपल विद द न्यू स्किल्स वर रिक्वायर्ड, स्मॉलर कास्ट और जातीज इमर्ज विद इन द वर्ण। अब वर्ण सिस्टम क्या है अपना? अगर अपन हिंदुइज्म के अंदर बात करें तो आपका क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, इस तरीके के अलग अलग वर्ण सिस्टम थे। फिर उसके अंदर अलग अलग जातियाँ बनी गई, निकल के आई। तो ऐसा बहुत सारा कास्ट के अंदर आप कह सकते हैं सेग्रीफिकेशन किया या डिवाइड किया गया कास्ट को। तो उससे क्या हुआ, कहीं ना कहीं सोसाइटीज़ के अंदर एक नई नई तरीके के आपके कह सकते हैं लोग बाग कम्युनिटी के तौर पर निकल कर के आए, या अलग अलग सबने अपने अपने ग्रुप्स बनाने की फिर एक स्टार्टिंग करी। फॉर एग्जाम्पल, the new caste appeared into the caste-based society and given the status of jatis. Specialized artisans, smiths, carpenter and the masons were also recognized as a separate jati by the Brahmins. Jati rather than the Varn became the basis for organizing the सोसाइटी। तो यहाँ पर हमने क्या बात करी कि जो ब्राह्मण थे वो अलग अलग फिर वर्ण के हिसाब से सोसाइटी को क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे। जैसे कि आपका कारपेंटर का काम अलग हो गया, आपका जो आर्टिसन है जो पॉटरी का काम करता है, जो प्रिंटिंग का काम करता है, जो एक कॉबलर है, इस तरीके से एक जो मैसन है जो घर बनाने का काम कर रहा है। तो सबको अलग अलग एक कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया कि आप लोग अब इसी चीज़ को क्या करोगे, आगे फॉलो करोगे। और स्टार्टिंग में हम जब बात करें आज से 100-200 साल पहले, जनरेशन वाइज जनरेशन ये काम हुआ करता था। अगर कोई पेंटर है तो उसकी जनरेशन में आगे उसकी जो नई जनरेशन है वो भी पेंटिंग का काम ही करेगी। कोई अगर गोल्ड स्मिथ है तो उसके आगे आने वाली जनरेशन भी गोल्ड स्मिथ का ही काम करेगी। Deliberations on Jati, a 12th century inscription from Yokondan Udayya in Tiruchirappalli Taluka in present day Tamil Nadu describe the deliberations in a Sabha of Brahmans. They deliberated on the status of a group known as Ratkaras, literally chariot makers. अब रथकरास कौन होते हैं आपके, किस बात की बात कर रहे हैं? अब जाति को किस तरीके से और अपन डेलिब्रेट करेंगे, इसको और किस तरीके से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं अपन रथ की, जो कि रथ बनाने वाले क्या बोलते हैं उनको अपन? रथकरास। दे लेड डाउन द ऑक्यूपेशंस विच वर टू इंक्लूड आर्किटेक्चर, बिल्डिंग कोचेस एंड चैरियट्स, इरेक्टिंग द गेटवेज फॉर टेम्पल with images in them, preparing the wooden equipment used to perform sacrifice, building mandaps, making jewels for the king. अब जो रथकरास थे उनको एक अलग काम दिया गया कि भाई आप मंदिर के जो बड़े बड़े भव्य द्वार बनते हैं, जो अलग अलग कोचेस बनते हैं, जो आपके वुडन जिसके अंदर आप कह सकते हैं वुडन कारीगरी जो होती है, बिल्डिंग के जो अलग अलग मंडप बनते हैं, तो आप इस तरीके काम को करेंगे। Among the Kshatriyas, the new Rajput clan became powerful by the 11th and the 12th centuries. They belonged to different lineages such as Hunas, Chandel, Chalukyas and others. Some of these too had been tribes earlier. Many of these clans come to be regarded as the Rajput. तो 11th और 12th सेंचुरी के अंदर राजपूतों के अंदर भी अलग अलग डिवाइडेशन चालू हुआ। यहाँ पर जैसे चंदेला की बात करिए, चंदेल जिनको हम बोलते हैं, आपका इसके बाद चालुक्यास की बात करिए, तो इसमें से कुछ तो पहले ट्राइब्स थे, फिर बाद में ये एज अ राजपूत कम्युनिटी निकल करके आए। दे ग्रेजुअली रिप्लेस्ड द ओल्डर रूलर्स स्पेशली इन द एग्रीकल्चरल एरियाज। हियर अ डेवलपमेंट सोसाइटी वॉज इमर्जिंग एंड रूलर्स यूज देयर वेल्थ टू क्रिएट द पावरफुल स्टेट। तो हमने पढ़ रखा है पहले भी हिस्ट्री के अंदर कि अगर कोई रूलर होगा तो वो कोशिश करेगा अपने एरिया को एक्सपेंड करने की, अपने किंगडम को एक्सपेंड करने की, वेल्थ ऑक्यूपाई करने की। तो जैसे जैसे रूलर्स बढ़ते गए वेल्थ के अंदर या उन्होंने एक्सपेंड किया, तो इनका कह सकते हैं जो किंगडम था, जो इनका एक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस था, वो भी बढ़ता गया। हमने अलग अलग रूलर्स पढ़ रखे हैं ना, मराठास की हम अगर बात करें, या साउथ में आपका हैदराबाद के निज़ाम थे, राजपूताना करके एक पूरा जो आपका राजस्थान है प्रेजेंट के अंदर, वहाँ पर अलग अलग रूलर्स थे। आपका
ऊपर नॉर्थ में जाएँ तो वहाँ पर अलग रूलर्स थे। तो पूरे इंडिया में अलग अलग रूलर्स पहले राज कर रहे थे। फिर बाद में तो हमें पता ही है जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने किस तरीके से ट्रेड के लिए आए थे और धीरे धीरे टेरिटरीज को अपना एक्वायर करने की कोशिश करी थी। The rise of Rajput clans to the position of rulers set an example for the tribal people to follow. Gradually, with the support of the Brahmins, many tribes became part of the caste system. तो जब राजपूत लोग रूलर बन सकते हैं तो अलग अलग ट्राइब्स को भी आइडिया है कि हम भी कहीं ना कहीं रूलिंग कर सकते हैं या हम भी अपने किंगडम बना सकते हैं। तो ब्राह्मण्स के सपोर्ट के साथ इन ट्राइब्स ने भी कास्ट सिस्टम को फॉलो करना स्टार्ट किया। But only the leading tribal families could join the ruling class. A large majority joined the lower जातिस of caste society. तो अब इसके अंदर भी क्या है, जो भी नोबल्स थे या फिर जो अमीर लोग बाग थे, अमीर कम्युनिटी से अब एक कम्युनिटी के अंदर जो अमीर लोग बाग थे वो ही रूलिंग क्लास के अंदर आगे ज्वाइन हो रहे थे। ऑन द अदर हैंड मैनी डोमिनेंट ट्राइब्स ऑफ द पंजाब, सिंध एंड द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर हैड अडॉप्टेड इस्लाम quite early. They continued to reject the caste system. The unequal social order prescribed by Orthodox Hinduism was not widely accepted in these areas. तो जो लोग इस्लाम को कबूल कर चुके थे, इस्लाम की जो एक विचारधारा है उसको कबूल कर चुके थे, वो तो कास्ट सिस्टम को मानते ही नहीं थे, मूर्ति पूजा की बात ही नहीं होती थी। तो उन्होंने बोला कि जो आप ये अनइवन क्या कर रहे हो, यहाँ पर डिवाइडेशन कर रहे हो कास्ट के बेस पर, कोई किंगडम बना रहा है, कोई रूलर बन रहा है, हम इन चीज़ों को नहीं मानते। अब अपन केस स्टडी लेते हैं किसकी, पहले गोंड की। द गोंड्स नंबरिंग अबाउट द 4 मिलियन आर द लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप इन सेंट्रल इंडिया। एथनिक ग्रुप का मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, क्या होता है आपका एक तरीके की कम्युनिटी जिसको हम नस्ल कहते हैं शुद्ध हिंदी के अंदर। एक गोंड क्या है, एक कम्युनिटी है जो कि 4 मिलियन है और कहाँ पर इनका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, सेंट्रल इंडिया के अंदर। गोंडवाना ऑन और द लैंड ऑफ द गोंड इज अ लूजली डिफाइंड एरिया ऑफ साउथ ईस्ट मध्य प्रदेश, ईस्टर्न महाराष्ट्र एंड पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड नॉर्थ आंध्र प्रदेश। The region was home to several Gond kingdoms from the 15th century to the mid 18th century when the Marathas expanded into the region from the west. अब जो गोंड किंगडम था वो कहाँ पर था आपका, बेसिकली सेंट्रल इंडिया के अंदर था और यहाँ पर कई तरीके के जो किंगडम्स थे वो आना इसके अंदर स्टार्ट हुए। द रीजन वॉज होम टू द सेवरल गॉन्ड किंगडम्स फ्रॉम द 15th सेंचुरी टू द मिड 18th सेंचुरी। पे काफ़ी लंबा स्पैन है, 15 से लेके 18th सेंचुरी, 300 से लगभग अपन सालों की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे किंगडम्स भी आएंगे, कम्युनिटीज़ भी उसके अंदर इन्वॉल्व होएंगी, एक्सपेंशन होएगा। रुइंस ऑफ द फोर्ट्स ऑफ गॉन्ड रूलर्स who ruled during the 13th and the 14th centuries have been found. They expanded their kingdom through the matrimonial alliances with the other rulers. The Gonds are predominantly Hindus and speak the Dravidian language. ठीक है, तो अब किस तरीके से जो पहले के टाइम पर कम्युनिटीज़ अपने अलायंस, मैट्रिमोनियल अलायंस का मतलब क्या होता है, एक राजा है, ठीक है, उन्होंने अलग दूसरे जो राजा हैं कहीं पर उनका अलग किंगडम है तो उन्होंने शादी करवा दी अपने लड़के लड़की की, तो एक वहाँ पर क्या हो गया आपका अलायंस हो गया। ठीक है, पहली बात। दूसरा, हम जो बात कर रहे हैं गोंड कम्युनिटी की तो वो हिंदू थे और द्रविडियन लैंग्वेज को वो बोला करते थे। दे आर मेनली ऑर्गेनाइज इनटू ट्राइब्स इन स्मॉल विलेजेस। अब आगे अगर अपन देखें तो सोशल स्ट्रक्चर, ऑक्यूपेशन एंड बिलीव्स। गोंड सोसाइटी इज वेरी स्ट्रक्चर्ड अनलाइक द अदर ट्राइबल ग्रुप्स इन विच इक्वालिटी इज कॉमन। अब बाकी अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स की हमने यहाँ पर बात करी तो इसमें से जो गोंड सोसाइटी थी वो काफ़ी ज़्यादा एक इक्वली स्ट्रक्चर थी। मतलब क्या हुआ इसका इक्वली स्ट्रक्चर्ड का मतलब वो प्रॉपरली अपना जो इनका प्रोफेशन था उसको फॉलो कर रहे थे, कास्ट हियरार्ची फॉलो कर रहे थे, एक मैन वुमेन के बीच में इक्वलिटी की अगर अपन बात करें तो ऐसे बहुत सारे पर्सपेक्टिव निकल करके आते हैं जहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये बाकी कम्युनिटीज़ से थोड़े से ज़्यादा डेवलप्ड थे, इक्वलिटी पर ये थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करते थे। They generally lead simple lives. Their houses are plain and also have cattle sheds. They are traditionally agriculturalists and practice the shifting cultivation. तो ये जो गोंड थे काफ़ी सिंपल लाइफ को इनकी जो लाइफ कह सकते हैं स्पेन था काफ़ी सिंपल रहता था। बेसिकली एग्रीकल्चर को ये किया करते थे। इसके अलावा कैटल शेड्स की अगर अपन बात करें तो यहाँ से क्या समझ में आता है, एलाइड एक्टिविटीज़ में एग्रीकल्चर के साथ साथ ये
कैटल फार्म, कैटल को भी रखते थे अपने साथ ताकि हमको मिल्क प्रोडक्ट्स की एक अवेलेबिलिटी मिल जाए या फिर उससे कुछ और यूज़ ले सकते हैं। दे आर ट्रेडिशनली एग्रीकल्चरलिस्ट एंड प्रैक्टिस द शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन की हम कई बार बात कर चुके हैं। जब एक इस एरिया है उसको 3-4 साल हम क्या करते हैं, फार्मिंग करके क्लियर करके कहीं और मूवमेंट कर लेते हैं। The Gonds have a distinct pantheon of gods and spirit they worship along with the Hindu gods and the goddesses। तो इनके खुद के एक भगवान थे, जैसे तो ये हिंदू थे, हिंदू देवी देवताओं को मानते थे, बट इनके खुद के भी कुछ भगवान थे जिनकी ये पूजा किया करते थे। द अकबरनामा मेंशन द गॉन्ड किंगडम ऑफ गढ़ा कतंगा दैट हैड 70,000 villages। द किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू द गढ़ अंडर अ पर्टिकुलर गॉन्ड क्लैन। The Gad were further divided into the unit of 84 villages called Chorasi, which was subdivided into the Barhots consisting of 12 villages each। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं पेपर के अंदर, ठीक है। जो गॉन्ड किंगडम है उसका क्लासिफिकेशन दे रखा है किस तरीके से, एक गढ़ा कटंगा जिसके अंदर 70,000 विलेजेस हैं, फिर उसके बाद किंगडम को आपने गढ़ में डिवाइड किया गया जिसको एक पर्टिकुलर जो गॉन्ड क्लैन है, क्लैन का मतलब एक कम्युनिटी है जो उसको संभालेगी। तो दो गढ़ थे उनको फिर डिवाइड किया अपन ने 84 विलेजेस के अंदर जिनको हमने क्या बोला 84, और फिर उनको सब डिवाइड कर दिया अपन ने बरहोट के अंदर जिसके अंदर 12 विलेज आएंगे। तो एक हियरार्चिकल वे में अपन इसको आप जब भी पढ़ेंगे मॉड्यूल से या एनसीईआरटी से तो इसको एक रजिस्टर में लिख लीजिएगा पूरा प्रॉपर हियरार्चिकल वे के अंदर, तो आपको और अच्छे से समझ में भी आ जाएगा और रिकॉल करने में भी दिक्कत नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं। द गॉन्ड स्ट्रगल विद द मुगल्स। अमन दास हु अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ संग्राम शाह was the Gond राजा ऑफ गढ़ा कटंगा। तो कौन थे राजा इनके, अमन दास। His son दलपत married the princess दुर्गावती the daughter of चंदेल राजपूत राजा ऑफ महोबा। तो इनके जो लड़के थे दलपत, उन्होंने महोबा जो राजपूत राजा थे महोबा के, उनकी लड़की जो दुर्गावती थी उनसे शादी करी थी। However, since दलपत died early, रानी दुर्गावती started ruling on behalf of her 5-year-old son वीर नारायण। तो अब क्योंकि दलपत का जल्दी निधन हो गया तो जो उनकी वाइफ थी वो ऑन बिहाफ ऑफ द सन जो कि 5 साल के थे रूल करने लगी। द मुगल फोर्सेस अंडर आसफ खान अटैक द गढ़ा कटंगा इन 1565। यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स बन जाते हैं, आपके क्वेश्चन बनता है तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना। 1565 एक ऊपर अकबरनामा भी दे रखा है वो भी इंपॉर्टेंट है। द मुगल फोर्सेज अंडर आसफ खान ये हमने देख लिया। Rani Durgavati was defeated despite strong resistance. She and her son died in an effort to save their kingdom. The Mughal captured a huge booty of precious coins and elephants from the Gond kingdom and annexed part of the kingdom and granted the rest to Chandra Shah, an uncle of Veer Narayan. Despite the fall of Gadha Katanga, the Gond kingdom survived for some time। तो मुगल्स ने जब इनके ऊपर हमला किया तो एक बहुत बड़ा हिस्सा क्या किया अपने अंदर कैप्चर कर लिया, और जो हिस्सा बच रहा था वो जो उनके 5 साल के लड़के थे ना किसके, दलपत के, वीर नारायण, उनको दे दिया। अब अगर अपन आगे बढ़े तो बी अपन बात करेंगे किसकी, अहोम्स की। अहोम आर ट्राइब्स ऑफ असम। तो यहाँ पे अपन याद करने के लिए ट्रिक ले सकते हैं, आसाम से ए और अहोम भी ए से आ रहा है तो ए से आपका अहोम और आसाम कनेक्ट कर सकते हो। इन द अर्ली 30th century they had come in from areas of Burma in the Brahmaputra Valley। They are considered to be the descendants of the Shan tribes which have a link with the Siamese Chinese। Their famous rulers was Sukhapa। Ahoms had taken over the land of the local landlords called Bhuyans। The Ahom built a large state which extended nearly over the whole of Assam। तो अगर अपन अहोम्स की बात करें तो ये आसाम से बिलोंग करते हैं। 30th century के अंदर इन्होंने अपने आप को एक्सपेंड करने का काम चालू किया। बेसिकली बर्मा से भी इनके लिंक कनेक्शन थे, बर्मा आपका म्यांमार की अपन बात करें। इसके अलावा ये डिसेंडेंट किसके थे, ये आपके शान ट्राइब्स के जो सियामीज चाइनीज से भी उनके लिंक थे। आगे अगर अपन बात करें कल्चर एंड सोसाइटी की तो जो उनका प्राइमरी ऑक्यूपेशन था वो क्या था, एग्रीकल्चर था। द अहोम किंग वॉज कॉल्ड द स्वर्गदेवस विच इज़ अकिन टू स्वर्गदेव और गॉड। तो जो अहोम किंग थे उनको स्वर्गदेव के नाम से भी बुलाया जाता था। दे हैड डिवाइडेड देयर किंगडम इनटू प्रोविंसेस विच वर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नर्स हु वर आल्सो नोन एज द बोर
फुकान्स। तो जैसे कि अब यहाँ पर भी अपन एक डायग्राम बना सकते हैं कि जो किंग थे उनको स्वर्गदेव कहा जाता था। उन्होंने अपने प्रोविंस को डिवाइड किया किसमें, गवर्नर में, और प्रोविंस को डिवाइड किया जिसको कंट्रोल कौन करता था, गवर्नर, जिनको हम क्या बोलते थे, बोर फुकान्स। द रूलर्स वर नॉट बाय डायनेस्टीज बट सिलेक्ट काउंसिल ऑफ 5 मेंबर्स यूज्ड टू आइडेंटिफाई और नॉमिनेट द नेक्स्ट रूलर। तो यहाँ पर डायनेस्टिक सक्सेशन नहीं चल रहा था, बल्कि इसकी जगह क्या हो रहा था, आपके जो 5 लोगों की काउंसिल बनती थी और वो नेक्स्ट रूलर को फिर डिसाइड करते थे कौन बनेगा। देयर वाज अ सिस्टम ऑफ फोर्स्ड लेबर एंड इन केस ऑफ वॉर एवरी एडल्ट मेल हैड टू कंपल्सरीली वर्क इन द आर्मी। तो यहाँ पर एक फोर्स्ड लेबर का सिस्टम हमने देखा कि जो आपका जो किंग है वो लेबर से काम करवाएगा ही सही, प्लस अगर कभी कोई आक्रमण हो जाता है, कभी कोई युद्ध होता है, तो जो भी मेल मेंबर्स है सोसाइटी के उनको क्या करना पड़ेगा, युद्ध में जाना पड़ेगा। रिलीजन की अगर अपन बात करें, एंसेस्टर वर्शिप्स वाज अ पार्ट ऑफ देयर कल्चर, दे यूज्ड टू सेलिब्रेट एग्रीकल्चर रिलेटेड फेस्टिवल्स, रंगोली एंड बिहू आर द फेमस फेस्टिवल्स ऑफ द ट्राइब। ठीक है, तो वो अपने पूर्वजों की तो पूजा करते ही थे, इसके अलावा वो कुछ फेस्टिवल भी मनाते थे, जैसे कि यहाँ पे बोला आपका रंगोली और बिहू। बिहू तो आपका आसाम में काफ़ी फेमस फेस्टिवल है। Although originally the Ahom had Siamese origin, but the kingdom had 10% people as Ahom, and therefore gradually they took on the rituals and customs of the Hinduism by local influence। तो इनके लिंक तो कहाँ से थे, आपके अभी अपन ने पढ़ा ऊपर, बर्मा से या सियामीज चाइनीज से, बट डेफिनेटली जब ये हिंदूज के कॉन्टेक्ट में आए तो धीरे धीरे इन्होंने हिंदुइज्म का जो कल्चर था उसको अपनाना स्टार्ट किया। The Mughal rulers attacked their kingdoms in 1662 and despite Ahom brave defense they were defeated. However, Mughal control did not last for very long. Later, the British acquired territories and annexed them into their colonial rule. तो मुगल्स आए, उन्होंने अहोम्स के ऊपर हमला किया, उनकी टेरिटरीज को एक्वायर किया। फिर ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने इस टेरिटरी को अपने कॉलोनियल रूल के अंदर, अपन कह सकते हैं जब उन्होंने कॉलोनीज बनाई तो उसके अंदर एक्वायर कर लिया। नेक्स्ट, चलिए यहाँ पर हमारा चैप्टर एंड होता है। यहाँ पर 2 इमेजेस दे रखी हैं जिसके अंदर बता रखा है दीज आर द ट्राइब्स ऑफ द हिमाचल, और ये एक डांस हो रहा है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अपने एक और चैप्टर को एंड किया। इसी के साथ हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू।